everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है राइज ऑफ विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो चलो देखते हैं कैसे दो नए किंगडम्स उभर कर आए डेक्कन में। बच्चों, एक जमाना था जब दिल्ली सल्तनत अपने शिखर पर थी। तुगलक बादशाहों के टाइम पर दिल्ली की कहानी, दिल्ली की ताकत चारों तरफ फैल रही थी और चारों तरफ मशहूर थी। अब जैसे कहते हैं ना कि हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट आती है, बस ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक के अजीबोगरीब प्लान्स ने खजाना खाली कर दिया, फसल खराब हो गई और आवाम परेशान हो गई। वहीं पर फिरोज शाह के आने के बाद तो सिविल वॉर्स तक शुरू हो गई सल्तनत में। और फिर क्या था, फिर आए तैमूर, जिन्होंने आकर दिल्ली को लूट लिया और अब सल्तनत की ताकत खत्म सी हो गई। अब सोचो, दिल्ली कमजोर हो रही थी तो आसपास के इलाके क्या करेंगे? जी हाँ, ये वही समय था जब डेक्कन में दो नए सितारे उभर कर आए, जिसमें से पहले थे विजयनगर का शानदार हिंदू साम्राज्य, जो कि दो भाइयों हरिहरा और बुका ने तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसाया था। दूसरी तरफ था बहमनी सल्तनत, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 सीई में बनाया था। दोनों ही किंगडम्स अपनी अपनी तरह से ताकतवर बन रहे थे। एक तरफ हम्पी के मंदिर और बाजार और दूसरी तरफ गुलबर्ग और बिदर की मस्जिदें और वहां के मदरसों से गूंजती हुई तालीम। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इन दोनों के बीच में ना एक हमेशा झगड़ा रहता था। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसका नाम था रायचूर दोआब, उसके लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। कभी वो विजयनगर किंगडम में आ जाता, कभी वो बहमनीज के पास चला जाता। तो इस तरह दोनों में कभी दोस्ती हो ही नहीं पाई। फिर आए कृष्णदेव राय, विजयनगर के महान राजा, जिन्होंने विजयनगर को ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया। और बहमनी सल्तनत में मोहम्मद ग्वान जैसे वजीर ने इस सल्तनत को मजबूती दी। अब चलती सल्तनत में कहीं तो एंड होगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ 1565 सीई में इन द बैटल ऑफ टेलीकट। यहाँ पर विजयनगर किंगडम बुरी तरह हार गया और पूरी तरह कमजोर हो गया। वहीं पर बहमनी किंगडम ने आपस की लड़ाइयों में, आपसी रंजिशों में ये सल्तनत पूरी तरह टूट गई और 5 हिस्सों में बट गई। तो बस बच्चों, यही है आज की हमारी कहानी, जहां पर विजयनगर मंदिरों का शहर और वहीं पर बहमनी मीनारों का एक सल्तनत, जिनकी आपसी रंजिश ने डेक्कन की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलो अब स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं कि ये सल्तनत क्या थी, कहाँ से शुरू हुई और कैसे खत्म हुई। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो अब जैसे हमने देखा कि पहले जब दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो सबसे पावरफुल टाइम था ना, वो था तुगलक डायनेस्टी के टाइम। उस समय अपनी पीक पर थी दिल्ली सल्तनत, लेकिन इन्होंने ना खुद को गिराने के ना खुद ही बीज बोए थे। सो द डायनेस्टी सोड सीड फॉर इट्स डाउनफॉल। और अपनी डिसइंटीग्रेशन जो थी वो इनकी इंटरनल वीकनेसेस की वजह से ही हुई थी। अब इन डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस क्या क्या थे? सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके प्लान काफी विजनरी थे, लेकिन प्लान्स जो थे वो हर एक प्लान उनका फेल होता गया और ट्रेजरी बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हो गई, सारा खजाना खत्म हो गया। एग्रीकल्चर और ट्रेड ने भी सफर किया और लोग, जो आम जनता थी, वो दुख, तकलीफ और कष्ट में थी। और यहीं से उनके बीच में गुस्सा और रिजेंटमेंट बढ़ने लगा। वहीं पर आर्मी में हेवी कैजुअलिटीज हुई और इससे सुल्तान की प्रेस्टीज खत्म हो गई। अब यहाँ पर जब ये पूरी तरह यहाँ पर दिल्ली सल्तनत टूट रही थी, वीक हो रही थी, वहीं पर हर एक जो एरिया था वो खुद को इंडिपेंडेंट करने लगा। जितने भी गवर्नर्स थे, गवर्नर्स के अंदर जो भी एरियाज आते थे, वो उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग पड़े। वहीं पर साउथ इंडिया में, डेक्कन में स्पेशली, उभर कर आए दो मेन किंगडम्स। द फर्स्ट वन वाज विजयनगर एंड सेकंड बहमनी। और इसी तरह राजस्थान, बंगाल, सिंध में भी अलग अलग किंगडम्स उभर कर आए।
फिर द वीक लीडरशिप एंड द सिविल वॉर्स, इवन ये तो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो दे लैक द मिलिट्री क्वालिटीज, और वो ना काफ़ी ज़्यादा काइंड थे। और जैसे कि हम पहले भी हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा काइंडनेस नहीं अच्छी होती, और इनकी ज़्यादा काइंडनेस करप्ट लोगों की तरफ या क्रिमिनल्स की तरफ थी, जिससे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई और अब दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से टूट गया। देन उनके जाने के बाद सिविल वॉर शुरू हो गए, उनके ही अपने लोगों में फॉर कि कौन अब गद्दी पर बैठेगा, और बहुत सारे वोल्स इरप्ट हुए और गवर्नर्स ने अपनी प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, एंड एम्पायर सिर्फ दिल्ली और पंजाब के रीजन तक रह गया। बाकी सारी जो एरियाज थे वो खुद को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब इसके बाद फाइनल ब्लो तब आया जब एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ। कौन आया था, स्टोरी में भी पढ़ा था, तो आमिर तैमूर जो कि एक मंगोल रूलर थे, उन्होंने इंडिया पर अटैक किया इन 1398 टू 99 सीई। इन्होंने बुरी तरह दिल्ली को लूट लिया और अब यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया। तो इसे बोला जाता है द लास्ट नेल इन द कॉफिन, मतलब ये वो लास्ट कील थी जो उनके कॉफिन को बंद करने के लिए लगी थी, और यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का बोरिया बिस्तरा बंद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर ही है, कि यहाँ पर दो नए किंगडम्स उभर कर आए, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी। तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी टर्मोइल चल रहा था, काफ़ी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी, लेकिन साउथ में ना स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी साउथ ने इंजॉय की फॉर अराउंड 200 ईयर्स। तो अब यहाँ पर डेक्कन में ये जो दो नए किंगडम्स आए, ये अपने में काफ़ी पावरफुल थे और इन्होंने ऑलमोस्ट 200 सालों तक राज किया और खुद को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। अब कमिंग ऑन टू, सबसे पहले हम बात करेंगे द विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम की बात करें, जैसे इसका नगर का नाम है विजयनगर, सो विजय का मतलब होता है विक्ट्री, सो इट वाज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ विक्ट्री, और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1336 सीई में, और इसे एस्टैब्लिश किया था दो भाइयों ने, हरिहरा वन एंड बुका राय वन, ये दोनों ही भाई थे, और इन्होंने ना आसपास का जो एरिया था उन लोगों से लड़ाई करके, वॉर्स करके उसको भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। और इसकी जो लोकेशन थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो ये तुंगभद्रा रिवर के अराउंड लोकेटेड था ये किंगडम। अब इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि इन दोनों भाइयों ने बहुत सारी वॉर्स की अपने नेबर्स से, और ऑलमोस्ट ना पूरा का पूरा साउथ इंडिया ही अपने कंट्रोल के अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया, और इन्होंने अपनी टेरिटरी स्ट्रेच की तुंगभद्रा रिवर से लेकर केप कोमोरिन तक, बेसिकली जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का वो टिप जहां पर एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ से अरेबियन सी और इंडियन ओशन का पानी मिलता है, वहां तक इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया एकदम। देन कमिंग ऑन टू द ड्यूरेशन एंड लेगेसी, तो कितने टाइम चला ये किंगडम, तो इस किंगडम में ऑलमोस्ट 16 किंग्स ने रूल किया, and it is said to be one of the most powerful Indian kingdom, जिसका ड्यूरेशन था अप्रोक्सीमेटली 230 ईयर्स। तो ये एक काफी लंबी और सक्सेसफुल जर्नी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ऑफ विजयनगर किंगडम। अब विजयनगर किंगडम का ना जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जिनको माना जाता है वो हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने रूल किया 1509 से 1530 सीई तक, और इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है विजयनगर का। इनके टाइम पर विजयनगर किंगडम ने अपनी बुलंदियों को छुआ, हाइट्स ऑफ ग्लोरी, एंड ये सबसे पावरफुल एम्पायर था इनके टाइम पर। अब विजयनगर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बन चुका था अंडर कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय इन साउथ इंडिया। इसके बाद अगर हम इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे। किसकी बात कर रहे हैं हम इनके राजा कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी
बहुत जंग भी इन्होंने जीती और अपने किंगडम की बाउंड्रीज को भी काफी ज्यादा एक्सपैंड किया। और इन्होंने रायचूर द्वाब जो एक डिस्प्यूटेड एरिया था विद द बामनी किंगडम, उसको भी एनेक्स्चर कर लिया। और दे स्ट्रेंथन द एम्पायर्स पोजीशन इन द डेक्कन। तो काफी सारी लड़ाइयां लड़ी, उनको जीता और खुद को एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किंगडम बना के रखा। अब अगर हम इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और एग्रीकल्चर की बात करें तो विजयनगर किंगडम एट द टाइम ऑफ द कृष्णदेवराय, तो अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली इनके कृष्णदेवराय जी के जो राजा कृष्णदेवराय थे उनके रीन के टाइम पर ज्यादा बात कर रहे हैं। तो वहां पर फॉरेन ट्रेड को काफी एनकरेजमेंट हुआ। तो मैलाबार कोस्ट पर जो पोर्चुगीज लोग थे उन्होंने वहां पर अपना ट्रेड सेटअप किया था, ट्रेड एरिया वो सेटअप किया था। तो उनके साथ काफी ट्रेड भी किया और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया कस्टम ड्यूटी से और टैक्सेस से। और साथ ही साथ क्योंकि अब यहाँ से इनकी ट्रेजरी जो थी वो बढ़ने लगी, इनका जो खजाना था वो बढ़ता गया। और इन्होंने साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया। इन्होंने डैम्स, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम्स भी बिल्ड किए। तो इससे टैक्स लगाकर, रेवेन्यू लगाकर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करके और वहां से फिर टैक्स को कलेक्ट करके लैंड रेवेन्यू से भी इन्होंने खुद अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब नाउ ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये एक तेलुगु पोएट थे, ये एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और इनका जो कोर्ट था ना, ही मेंटेन द मैग्निफिसेंट कोर्ट विद पोएट्स एंड द लर्नड मैन। और इन्होंने आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को काफी ज्यादा एनकरेज किया और इनके टाइम पर इट वाज द पीक ऑफ कल्चरल रेनेसांस। सो बेसिकली इनके टाइम पर वो रिवाइवल देखने को मिला हमें ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो बेसिकली जो वैदिक कल्चर था ना, उस कल्चर को ही इन्होंने रिवाइव किया था इस समय पर। आगे बात करते हैं द बिल्डर एंड द आर्किटेक्ट। तो ये एक ग्रेट बिल्डर थे, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और मेंशंस बनवाए थे और इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, जैसे विथास स्वामी temple and Hazara Rama temple, and the legacy was the Dravidian architecture that flourished under him। तो आपने ऐसे साउथ इंडिया के मंदिर देखे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को, इस तरह के टेम्पल को और इस स्ट्रक्चर को हम द्रविडन स्टाइल आर्किटेक्चर बुलाते हैं। अब बात करते हैं द डिक्लाइन आफ्टर कृष्णदेवराय। तो हुआ क्या था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, मिलिट्री जीनियस थे, लेकिन इनके जाने के बाद ना आगे वाले जितने भी इनके सक्सेसर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, जिसकी वजह से 1565 सीई में बैटल ऑफ टेलिकोटा के टाइम पर बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा और बिदर ने क्या किया, ये सारे ही अलग अलग किंगडम्स थे, मुस्लिम किंगडम्स थे, इन्होंने आपस में सांठ-गांठ की और विजयनगर किंगडम को बुरी तरह से हरा दिया। इन्होंने इनकी कैपिटल सिटी को भी जला दिया, पूरी तरह इनकी कैपिटल को लूट कर ले गए। और इसके बाद दिस मार्क द डेथ नेल ऑफ द हिंदू किंगडम इन द साउथ। तो इसके बाद ये जो हिंदू किंगडम था विजयनगर, ये खत्म हो गया। अब अगर हम एंड की बात करें तो किंगडम फिर भी 17th सेंचुरी के अर्ली टाइम तक सरवाइव किया बट वो जो ग्लोरी इनकी पहले हुआ करती थी वो कभी भी ये किंगडम रीगेन नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर। तो अब अगर आप देखोगे, हमने पढ़ा है ना रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम देखते हैं कैसे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, वैसा ही था। तो सबसे पहले हम इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो किंग हुआ करता था, दैट वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे आज हमारी कंट्री में पीएम है। देन ही वॉज अ एब्सोल्यूट रूलर, मतलब जो इन्होंने बोल दिया बस वही लॉ बन जाता था। देन ही वॉज वर्शिप्ड एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ। तो लोग इनको भगवान का अवतार मानते थे, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे अर्थ के ऊपर। एंड ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, फिर उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं देश को चलाने में। तो यहाँ पर भी राजा और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो खुद ही चूज करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर भी तो अपने मिनिस्टर्स खुद ही चूज करते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ करता था।
अब बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ना पूरा का पूरा एम्पायर 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसे राज्य या मंडलम कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद हर एक जो छोटा छोटे राज्य थे, जो मंडलम थे, उनके ऊपर राज करते थे या उनको गवर्न करते थे गवर्नर्स। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर्स के पास होती थी। और फर्दर इट वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और नाडूस। ठीक है, तो पहले एक देश था, उसके नीचे काफी सारे प्रोविंसेस थे और उन प्रोविंसेस के नीचे थे डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे थे गांव। तो कैसे थे, एक पूरा किंगडम था, राइट। किंगडम के नीचे थे प्रोविंसेस, राइट। प्रोविंसेस के नीचे थे डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे थे विलेजेस। बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो विलेजेस थे, सो बॉटम रंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लैडर, तो सबसे नीचे विलेजेस आते थे। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था। एंड द ऑफिसर्स गवर्नड द विलेजेस, तो यहाँ पर भी कुछ ऑफिसर्स होते थे जो विलेज की गवर्नमेंट को देखते थे। एंड देयर पोस्ट्स वर हेरिडिटी। अब ऐसा होता था कि अगर एक जो भी अगर अभी उस पोजीशन को संभाल रहा है, अब उस पोजीशन को उसका बेटा ही संभालेगा। मतलब ये प्रॉपर हेरिडिटी पोस्ट हुआ करती थी उस समय पर। दिस प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रूरल गवर्नेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय पर। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या फ्लो की, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की किंगडम्स, देन प्रोविंसेस जिसे मंडलम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जिन्हें नाडूस कहा जाता है, एंड विलेजेस जिन्हें ग्राम कहा जाता है। तो गवर्नर्स प्रोविंसेस को मैनेज करते थे, ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट्स को करते थे और विलेज ऑफिसर्स विलेजेस को करते थे। और ये वाली पोजीशन हेरिडिटी होती थी और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की। तो ये वो टाइम था जब मतलब विजयनगर ना वन ऑफ द वेल्दिएस्ट किंगडम हुआ करता था 15th और 16th सेंचुरी के टाइम। इन्होंने प्रॉपर ट्रेड, एग्रीकल्चर और कॉमर्स से अपना खजाना जो था ना वो पूरी तरह भर के रखा था, पूरी इकोनॉमी को ना एकदम अच्छा बना के रखा था। एंड इंश्योर कि उनकी जो ट्रेजरी है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से भरती रहे, एनरिच होती रहे। अब इन्होंने 2 मेन सोर्सेस से इनके पास रेवेन्यू आता था। सबसे पहला लैंड टैक्स, देन ट्रेड टैक्स। अब लैंड टैक्स जो था ना वो डिपेंड करता था कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है। अब जमीन अच्छी फसल दे रही है या फिर जमीन की फसल अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से 1/3 से 1/6 तक टैक्स लिया जाता था बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। और जो असेसमेंट था, इट वाज असेसमेंट वाज डन, जिसमें इससे पहले कि टैक्स लगाए जाएं उससे पहले उस लैंड की प्रॉपर असेसमेंट की जाती थी। तो देखो राजा बड़े सोच समझ के काम करते थे। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहां पर ज्यादा लैंड बना दी थी फॉर कल्टिवेशन। एंड टैंक्स, कैनाल्स, डैम्स सब कुछ बिल्ड किया था जिससे इरिगेशन इंप्रूव हो। एंड दिस बूस्टेड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। तो जो विजयनगर मार्केट्स थी दे फ्लरिश्ड विद द फॉरेन इंपोर्ट्स। तो अब बाहर से भी चीजें आती थी जैसे अरेबियन हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, श्रीलंकन एलिफेंट्स। इनसे भी विजयनगर की मार्केट्स ने एकदम फ्लरिश हो रखी थी। और ये इनका कुछ एक्सपोर्ट, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में इनके पास था कॉटन क्लॉथ, सैंडलवुड, राइस, शुगर एंड स्पाइसेस। और ये जो ट्रेड था, ट्रेड मेड विजयनगर अ कॉस्मोपॉलिटन हब ऑफ द वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्रेड ने ना इस पूरे के पूरे एम्पायर को बहुत ही स्ट्रांग बना दिया था। अब बात करते हैं सोशल सेटअप के बारे में। तो विजयनगर किंगडम के टाइम पर विजयनगर के रूलर्स ने एंशिएंट वैदिक कस्टम्स को ही रिवाइव किया। तो मतलब कोई मेजर कल्चरल चेंजेस नहीं आए थे, जो भी हो रहा था वो रिलीजियसली ही गाइडेड था, मतलब रिलीजियस नॉर्म्स के हिसाब से ही हो रहा था और सोसाइटी
कंजर्वेटिव थी, तो कोई मेजर सोशल और कल्चरल चेंजेस नहीं देखने को मिले थे यहाँ पर। अब कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणों की बात करें तो कास्ट सिस्टम रिजिड था, जहाँ पर एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जाया जा सकता, और दूसरी बात जो ब्राह्मण थे उनकी पोजीशन काफ़ी हाई थी, वो काफ़ी पावरफुल थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। फिर बात करते हैं पोजीशन ऑफ विमेन, तो विमेन वर रिस्पेक्टेड लेकिन उनकी फ्रीडम लिमिटेड हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज और सती कॉमन प्रैक्टिसेस हुआ करते थे। तो सती सिस्टम आपको पता है ना कि अगर किसी का भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे भी साथ में ही जला दिया जाता था। सो दैट वाज सती सिस्टम। तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिसेस देखी गई थी उस टाइम पर। वहीं पर कुछ अपर कास्ट वुमेन थी, वो सोशल लाइफ में, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में और इवन पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट किया करती थी और वो काफ़ी हाई पोजीशन तक पहुंच चुकी थी। रिलीजियस आउटलुक की बात करें तो ये काफ़ी स्टाउंच हिंदूज थे और इसके बाद भी मतलब ये हिंदुइज्म को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद भी इनमें टॉलरेंस थी और इनका एक लिबरल आउटलुक था, मतलब ये बाकी सारे रिलीजन्स के लिए भी फ्रेंडली थे। देन कमिंग ऑन टू द इंक्लूजन्स ऑफ अदर कम्युनिटीज, सो मुस्लिम एम्प्लॉयड इन बोथ आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ हिंदूज को ही एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी में रखते थे, इवन मुस्लिम्स को भी रखा जाता था एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जूज। देन कमिंग ऑन टू द रिलीजियस टॉलरेंस इन विजयनगर, तो इसमें जो मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी थी विजयनगर की, दैट वाज डेवलप्ड अराउंड हम्पी, जो एक होली प्लेस है आज के टाइम पर, एक तीर्थ है। देन सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर की बात करें तो इट वाज सराउंडेड बाय द सेवन कॉन्सेंट्रिक वॉल्स, जिनका सरकमफ्रेंस था 96 किलोमीटर। सोचो कितना बड़ा एरिया था। स्ट्रीट्स पूरी पेव्ड थी एंड वेल लेड आउट थी। वहीं पर अगर हम हम्पी की ब्यूटी और प्रोस्पेरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिटी में गार्डन्स, लेक्स, मेंशंस, टेम्पल्स सब कुछ हुआ करते थे। एबंडेंट रोजेस वर सोल्ड इन द मार्केट एंड बाजार्स वर ऑल्सो क्राउडेड विद ज्वेलरी, डायमंड्स, रूबीज, pearls and emeralds, and the symbol of this was the symbol of Vijayanagar's wealth, culture and grandeur। ठीक है, तो मतलब काफ़ी प्रॉस्परस कंट्री थी। अब आते हैं लिटरेचर की तरफ, आर्ट की तरफ और आर्किटेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर विजयनगर ना में काफ़ी इट वाज वेरी रिनाउंड फॉर द फाइन सिटीज़, काफ़ी अच्छी सिटीज़ थी, मैग्निफिसेंट पैलेसेस थे, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे और ब्यूटिफुल टेम्पल्स देखे गए थे। द ruins ऑफ हम्पी रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ द सिटी। जो इसके जो रिमेन्स आज हम देखते हैं ना, उससे इस सिटी की ग्लोरी के बारे में हमें पता चलता है। देन कमिंग ऑन टू द फेमस टेम्पल्स, तो इनका नाम आप याद रख लेना, विठाला स्वामी टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, हजार रामा temple, this first finest specimens of Dravidian style architecture। Then coming on to the cultural achievements, तो यहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक, डांस सब कुछ फ्लरिश कर रहा था विजयनगर किंगडम में। एंड द किंग्स वर पैट्रनाइज्ड संस्कृत एंड लिटरेचर, रिलीजन लिटरेचर बेसिकली। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस को भी काफ़ी बूस्ट मिला था। सो तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, ये सारी लैंग्वेजेस को बूस्ट मिला था। विजयनगर became the hub of linguistic and the literary progress। तो ये देखो, ये हमारी वही सारी लैंग्वेजेस हैं जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, तो उस टाइम इन लैंग्वेजेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। देन कमिंग ऑन टू द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर जैसे डोमिंगो पेज ऑफ पोर्चुगल, देन अब्दुल रजाक ऑफ पर्शिया, वो विजयनगर आए थे। उन्होंने यहाँ इस पूरे किंगडम को बहुत ज़्यादा एडमायर किया एंड देयर रिकॉर्ड्स प्रूव्ड द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो उन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, जो उन्होंने इस सिटी के बारे में लिखा था, वो हमें इस सिटी की इम्पॉर्टेंस, इस सिटी की जितनी वो मैग्निफिसेंट थी, जितनी वो ऊंचाइयों को छू रही थी, उसके बारे में हमें इनके रिकॉर्ड्स से भी पता चलता है। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड किंगडम, दैट इज बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम की जो फाउंडेशन थी वो 1347 CE में रखी गई बाय अलाउद्दीन हसन, एन ऑफिशियल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत के एक ऑफिशियल थे जिन्होंने ये एक नया किंगडम बनाया था एंड टुक द टाइटल अलाउद्दीन बहमन शाह।
एंड रोज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुई, ये भी उसके बाद ही, ये सल्तनत, नई सल्तनत, बहमनी सल्तनत उसके बाद ही उभर कर आई थी। अब एक्सटेंट अगर हम देखें इस एम्पायर की, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर बना था डेक्कन में। तो बेसिकली जो डेक्कन का नॉर्थ वाला हिस्सा था ना, वहां पर ये बहमनी एम्पायर था, और ये वेस्ट से, मतलब अरेबियन सी से ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक स्ट्रेच करता था, और नीचे की तरफ कृष्णा रिवर में। देन इट स्ट्रेच फ्रॉम, ये मैंने आपको बता दिया, देन इट कवर्ड द होल नॉर्दर्न डेक्कन। रिवर कृष्णा इसकी सर्दर्न बाउंड्री हुआ करती थी। अब क्या था ना, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो ये ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल तक ये किंगडम चला। इसको 18 किंग्स ने रूल किया, और यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा किंगडम भरा हुआ था पॉलिटिकल टर्मोइल्स और मर्डर्स से। यहाँ पर इनकी कांस्टेंट वॉर्स होती रहती थी विद वारंगल, गुजरात, मालवा और विजयनगर। विजयनगर के साथ तो इनका एक हमेशा ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट था अबाउट दिस रायचूर द्वाब कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो एरिया था ना, जो एक तरफ थी रिवर कृष्णा, एक तरफ थी रिवर तुंगभद्रा, इसके बीच में एक एरिया था, और ये एरिया ना बहुत ही फर्टाइल था, और रेवेन्यू का ना ये बड़ा ही अच्छा सोर्स था। तो हमेशा इस लैंड को लेकर विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम में डिस्प्यूट रहता था। कभी ये लड़ाई में बहमनी के पास चला जाता, कभी ये लड़ाई में विजयनगर के पास आ जाता। तो इस तरह ना हमेशा ही ये प्रोलॉन्ग्ड राइवलरी रही है इन दोनों ही किंगडम्स में। अब डिक्लाइन और ब्रेकअप की बात करें तो बहमनी किंगडम ना इवेंचुअली, क्योंकि अपने ही अंदर इनके लड़ाइयां चलती रही, तो ये 5 सेपरेट किंगडम्स में टूट गया। लेकिन जब इन्होंने विजयनगर किंगडम को हराना था, तो ये पांचों के पांचों किंगडम्स वापस एक साथ आए, और इन्होंने विजयनगर के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट एंड किया इन द बैटल ऑफ टेलिकोटा इन 1565 सीई। तो इस बैटल में विजयनगर किंगडम बुरी तरह हार गया, जिसने डेक्कन की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं हम इस किंगडम ऑफ बहमनी, मतलब बहमनी किंगडम के कुछ मेजर, एक बहुत ही मेजर इंसान के बारे में, जिसका नाम मैंने स्टोरी में भी लिया था, महमूद गवान, जो कि एक बहुत ही ग्रेट वजीर हुआ करते थे। तो बस उसी की हम बात करने वाले हैं, महमूद गवान एंड द डिक्लाइन ऑफ बहमनी किंगडम। तो महमूद गवान एक डिस्टिंग्विश्ड वजीर था, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो बहुत ही तेज था, ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह III। ये बहुत कॉम्पिटेंट था और सक्सेसफुल जनरल था, ये मिलिट्री जीनियस था, जिन्होंने अपने किंगडम की बाउंड्रीज को पूरी तरह एक्सपैंड किया, एंड इवन ही रिकैप्चर्ड द गोवा पोर्ट फ्रॉम विजयनगर। तो विजयनगर से इन्होंने गोवा पोर्ट भी ले लिया। देन कमिंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द रिफॉर्मर, तो इन्होंने encourage किया एग्रीकल्चर को फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एंड ही वाज आल्सो अ पेट्रन ऑफ लर्निंग। इन्होंने मदरसा बनवाया बिदर में, एंड ही डोनेटेड हिज पर्सनल 3000 बुक्स फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइब्रेरी, और इन्होंने पुअर और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी। तो वो चाहते थे कि लोग पढ़ें। देन कमिंग ऑन टू हिज लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एंड द कैरेक्टर, तो ये काफ़ी सिंपल इंसान थे, सिंपल बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में मैट पे सोते थे, बहुत ही सिंपल इनका लाइफस्टाइल था, और ये अपना ना पूरा ध्यान, अपनी पूरी वेल्थ लगाते थे पुअर और नीडी लोगों के लिए। देन चैलेंजेस एंड द कोर्ट पॉलिटिक्स, तो अब ना एक हमेशा की एक राइवलरी थी, मतलब जो इस पूरे बहमनी किंगडम को ना, जिसने पूरी तरह ट्रबल करके रखा था, और वो था लोकल्स एंड फॉरेनर्स। तो जो लोकल्स थे वो थे डेक्कन के नोबल्स, और अफाकिस और जो परदेसी नोबल्स थे वो फॉरेनर्स कहलाए जाते थे। तो ये जो महमूद गवान थे, ये खुद एक परदेसी थे, और इन्होंने कॉन्स्पिरेसीज फेस की, और सुल्तान के बोलने पर यहाँ पर इन्हें, मतलब वो होता है ना, अनजस्टिस से इन्हें बीहेड कर दिया गया। हिज डेथ मार्क द डिक्लाइन ऑफ द बहमनी किंगडम। तो अब हमेशा, जैसे हमने बात की कि हमेशा इस पूरे किंगडम में ना आपसी राइवलरी, लड़ाइयाँ चलती रहती थी, और ये किंगडम 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गया इन 1527 CE।
दे वर विरार, बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकोंडा। लेकिन जब इन्हें विजयनगर के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो ये सारे पास आए, एक साथ आए, एंड द बैटल ऑफ टेलीकोटा इन 1565 सीई में इन्होंने विजयनगर को खत्म कर दिया, विजयनगर किंगडम को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब बात करते हैं बाहमनी किंगडम के अचीवमेंट्स की। तो बाहमनी किंगडम ना, इट वाज वेरी पावरफुल इन थियोरी, बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो बात क्या थी वो समझते हैं। अब अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये किंग्स जो थे ना वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन अगर एक सच बात बताऊं तो प्रैक्टिकली ये देखा जाए कि अगर एक किंग पावरफुल होता था तो उसके नोबल्स, तो वो अपने नोबल्स को कंट्रोल करता था, लेकिन अगर किंग वीक होता था तो पूरा कंट्रोल उसके नोबल्स के पास होता था। तो अथॉरिटी डिपेंड करती थी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ नोबल्स। देन वीक सुल्तान होता था तो इट वॉज ऑल कंट्रोल्ड बाय द पावरफुल नोबल्स। इन्होंने किंगडम को वैसे ही प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा था और हर प्रोविंस को एक गवर्नर रूल करता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, सुल्तान को कुछ उसका पार्ट पे करता था। और अगर कहीं पर भी वॉर वाली सिचुएशन जब आ जाती थी, क्योंकि इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चला ही रहता था, तो उस समय पर अपने ट्रूप्स भी भेजता था। देन कमिंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी पावरफुल थी, काफ़ी प्रॉस्पेरस किंगडम थे, लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी हो चुकी थी बिटवीन द रिच एंड द पेजेंट्स। तो जो अमीर थे वो बहुत अमीर थे और जो गरीब थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो अब रिलीजियस पैट्रोनेज की बात करें तो बाहमनी किंगडम जो था ना, ये पैट्रोनाइज करते थे इस्लाम को, और इन्होंने मॉस्क्स भी बनाए थे इन कैपिटल्स लाइक गुलबर्ग एंड बिदर, और जो मदरसास थे दे प्रमोटेड इस्लामिक लर्निंग। द पर्शियन एंड द अरेबिक दे यूज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे वो थे पर्शियन और अरेबिक। कमिंग ऑन टू द आर्किटेक्चर ऑफ बाहमनी किंगडम, तो ये भी ग्रेट बिल्डर्स थे जिनकी कुछ फेमस कंस्ट्रक्शन है, जैसे जामी मस्जिद गुलबर्गा एंड चांद मीनार बिदर, और एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अमेजिंग एक इनका स्ट्रक्चर है, दैट इज गोल गुम्बस इन बीजापुर। इट वाज द टूम्ब ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। अब गोल गुम्बद के बारे में ना यहाँ पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी मैग्निफिसेंट, काफ़ी आर्किटेक्चरल वंडर है। गोल गुम्बद का मतलब होता है एक गोल, यानी कि राउंड डोम, राइट। तो इसका डोम का साइज है 44 मीटर इन डायामीटर एंड इट वाज सपोर्टेड बाय इंटरसेक्टिंग आर्चेस। तो इसे ऐसे बनाया था कि नीचे एक क्यूब है और उसके ऊपर ना एक जैसे ये नीचे एक क्यूब है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम रखा हुआ है विद टॉल मीनार्स ऑफ 7 स्टोरी। तो साइड में लंबी लंबी मीनार हैं जो टेपरिंग हुआ करती थी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को टेपरिंग थी, और ये 7 स्टोरी हुआ करती थी। देन द गैलरी एट 33 मीटर हाइट। कमिंग ऑन टू सम मोर थिंग्स अबाउट गोल गुम्बज, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट विस्परिंग डूम है इन द वर्ल्ड आफ्टर सेंट पीटर्स बेसिका वेटिकन एंड यूनिक अकोस्टिक्स, जिसमें कि अगर एक छोटा सा कोई विस्पर भी करेगा ना उसकी एको भी मल्टीपल टाइम्स सुनाई देती थी। सो इस तरह ये भी एक आर्किटेक्चरल वंडर है। देन कमिंग ऑन टू द डिक्लाइन ऑफ द बाहमनी सक्सेसर्स, तो अब क्या था कि जब विजयनगर डिक्लाइन हो गया उसके बाद जो बाहमनी सक्सेसर्स थे उन्होंने ना विजिलेंस उनका लूज हो गया। पहले तो ना वो एक डर में रहते थे हमेशा कि विजयनगर किंगडम कहीं अटैक ना कर दे। बाद में इनकी जो म्यूचुअल राइवलरीज थी और जो कॉन्स्टेंट वॉर्स थी उन्होंने इनकी सारी वेल्थ को वेस्ट कर दिया, किंगडम वीक हो गया और ये मुगल एम्परर्स के लिए एक इजी टारगेट बन गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर राइज ऑफ विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम। तो आई होप बड़ा ही सिंपल है और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है और बाकी तो कहानी है जो आप कर ही लोगे। So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know, learner हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।